विंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम पुनः आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। पिछली कक्षा में 2022 में पूछे गए डीएलएड के वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में के पेपर में जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जैसा कि आप श्यामपट पर देख पा रहे हैं, 2022 के इन प्रश्नों को मैंने संक्षिप्त में आपको इनके उत्तर मैंने बताए थे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आपके प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, और इनकी संख्या भी 15 ही होती है और जो नंबर मिलते हैं वो एक एक नंबर आपके मिलते हैं। और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके पूर्णांक को, आपके प्राप्तांक को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। एक नंबर का प्रश्न है, देखने में तो छोटा होता है, लेकिन अगर यह आपके 100% सही हो गए तो आपके प्राप्तांकों की संख्या बढ़ जाती है। तो आइए देर न करते हुए सबसे पहले हम 16वें प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं कि 16वां प्रश्न 2022 में अति लघुत्तरीय में क्या पूछा गया। जैसा कि आप इस स्मार्ट बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि 16वां प्रश्न है आपका कि रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो बहुत जल्दी से अपनी कॉपी और पेन को निकाल लीजिए और इसके उत्तर अपने कॉपी में लिखते जाइए, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइए कि रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ। 1712 ईस्वी में रूसो का जन्म जिनेवा नामक स्थान पर हुआ और यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। रूसो का जन्म कब हुआ तो आप लिख सकते हैं 1712 ईस्वी को जिनेवा नामक स्थान पर हुआ। अगला प्रश्न है 17वां, सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, यह आदर्शवादी दर्शन का आधार है। ठीक है, जो सत्य होता है वही सुंदर होता है और जो सुंदर होता है वही शिव होता है। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं। तो सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है तो आप लिख सकते हैं कि आदर्शवाद का। ठीक है, अगला प्रश्न 18वां, वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में लिखिए। वन लाइनर प्रश्न है तो इसको एक ही लाइन में आपको लिखना है, एक ही लाइन में इसके उत्तर को आपको लिखना है। तो पूछा जा रहा है कि वैश्विक तापमान, वैश्विक तापमान का मतलब होता है कि विश्व का तापमान। तो हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी ही क्या कहलाता है, वैश्विक तापमान कहलाता है। विश्व के या पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ही वैश्विक तापमान कहते हैं और इसी को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। बच्चों, इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। और दिन प्रतिदिन जिस तरह से वृक्षों की कटाई बढ़ती जा रही है, पर्यावरण में प्रदूषण होता जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि बढ़ती जा रही है, बड़े बड़े औद्योगिक फैक्ट्रियां स्थापित हो रही हैं, तो उससे वैश्विक तापमान में प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, जिसके कारण तापमान बढ़ता ही जा रहा है। तो ये रहा आपका 18वां प्रश्न। एक लाइन में इसको अगर हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी ही वैश्विक तापमान कहलाता है। ठीक है, 19वां प्रश्न है आपका कि मूल्य का क्या अर्थ है और किसी विद्वान की परिभाषा दीजिए। मूल्य हमने पिछली भी वीडियो में आपको बताया था कि मूल्य वे ऐसे गुण होते हैं जिन्हें मनुष्य अपने व्यवहार में धारण करता है और व्यवहार द्वारा ही प्रदर्शित करता है। तो आप इतना सही इसके अर्थ में लिख सकते हैं कि मूल्य वे मानवीय गुण होते हैं जिन्हें मनुष्य अपने व्यवहार में धारण करता है और अपने व्यवहार द्वारा ही उसे प्रदर्शित करता है, मूल्य कहलाता है। रही बात किसी विद्वान की परिभाषा, तो जॉन जे केने ने एक परिभाषा दी है कि मूल्य वे आदर्श, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में इसको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जॉन जे काने
काने अगर आपको याद रहेगा तो भी आप लिख सकते हैं कि काने महोदय के अनुसार मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज के अधिकांश व्यक्ति ग्रहण किए हुए हैं। तो इतनी सी परिभाषा अगर आप काने की लिख देंगे तो ये परिभाषा आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न 20वां, पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? तो जैसा कि सर्वविदित है कि पर्यावरण शब्द परिधन आवरण किन दो शब्दों से मिला है? परिधन आवरण, परिधन आवरण से बना है, जहां परि का अर्थ होता है क्या? चारों ओर, ठीक, और आवरण का अर्थ घिरा हुआ। हमारे चारों ओर जो भी चीजें घिरी हुई हैं, जिनसे हम घिरे हुए हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? परिधन आवरण अर्थात पर्यावरण कहलाता है। ठीक, 20वां प्रश्न आपका हो गया। 21वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम है? बहुत ही आसान है, अगर हमने अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ा होगा, विवेकानंद की जीवनी को पढ़ा होगा, तो हम जानते होंगे कि उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। उनकी माता उन्हें प्यार से नरेंद्र कहती थी। ठीक है, अगला जो 22वां प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लिख सकते हैं कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह आपका 22वां प्रश्न था। 23वां प्रश्न है कि शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अर्थ लिखिए। शिक्षा का सार्वभौमीकरण, शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या कहलाता है? कि समय, स्थान और वातावरण के मुताबिक बच्चों को शिक्षा उपलब्ध हो, यही सार्वभौमिकरण कहलाता है। चाहे वो किसी भी स्थान का बच्चा हो, किसी भी वातावरण का बच्चा हो, या किसी भी समय का बच्चा हो। हाँ, अगर उन बच्चों को हम संसाधनों से लैस कर देते हैं, उन्हें शिक्षा मुहैया करा देते हैं, तो यह कहलाता है शिक्षा का सार्वभौमीकरण कहलाता है। ठीक है, 24वां प्रश्न है आपका, बौद्ध शिक्षा क्या है? तो बौद्ध शिक्षा क्या है? कि बौद्ध शिक्षा ज्ञान और करुणा की शिक्षा कहलाती है। बौद्ध शिक्षा क्या कहलाती है? ज्ञान और करुणा की शिक्षा कहलाती है, और इसका जो उद्देश्य होता है वह बहुत व्यापक होता है। ठीक, जब हम बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें 4 आर्य सत्य भी गौतम बुद्ध ने बताए हैं। उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य की भी बात उन्होंने बतलाई है। फिर उन्होंने अष्टांगिक योग को भी बतलाया है। उनका एक सिद्धांत और भी है, उसको हम कहते हैं द्वादश निदान। क्या कहते हैं? द्वादश निदान, या उसका एक नाम और भी है प्रतीत्य समुत्पाद। तो अगर उसको हम पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बौद्ध शिक्षा क्या होती है। और अगर किसी साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि बौद्ध शिक्षा शारीरिक विकास की बात करती है, मानसिक विकास की बात करती है, चारित्रिक विकास की बात करती है, समाज सेवा की बात करती है, परोपकार की बात करती है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो बौद्ध शिक्षा में हम क्या लिख सकते हैं कि यह शिक्षा, बौद्ध शिक्षा ज्ञान और करुणा की शिक्षा है। ठीक है, 25वां प्रश्न है आपका कि शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बतलाइए। तो कौन नहीं जानता शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना, संवेगात्मक विकास करना, ठीक है, बहुत सारे तर्क, चिंतन, कल्पना का विकास करना, ये सभी शिक्षा के सामान्य उद्देश्य होते हैं। ठीक है, 26वां प्रश्न है आपका, औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बतलाइए। औपचारिक शिक्षा, शिक्षा 3 प्रकार की होती है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। ऐसी शिक्षा जो विद्यालयों में दी जाती है औपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो विशेषता में आप लिख दीजिए कि औपचारिक शिक्षा की विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, यह स्कूलों में दी जाती है। ठीक, इसका पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, इसकी समय सीमा निर्धारित होती है, विशेषज्ञों द्वारा इसकी शिक्षा दी जाती है, बहुत सारी चीजें हैं इसकी विशेषता में। तो आपको एक ही इसकी विशेषता लिखनी है, तो आप लिख दीजिए कि यह विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा है। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका 27वां
कि शिक्षा के प्रभावी कारक का मतलब यह है कि शिक्षा को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कारक जो होता है वह होता है बालक का परिवार। परिवार वह कारक है जो शिक्षा को प्रभावित करता है। पड़ोस, विद्यालय, खेल का मैदान, पाठ्यक्रम, पाठ्यांतर क्रियाएं, ये बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं। तो आपको किसी एक दो का नाम इसमें लिख देना है और 100% नंबर प्राप्त कर लेने हैं। 28वां प्रश्न है, जनसंचार के 4 साधनों के नाम बताइए। जनसंचार में पत्र पत्रिकाएं आती हैं, टेलीविजन आता है, कंप्यूटर आता है, रेडियो आता है, टेप रिकॉर्डर आता है। तो आप इन जनसंचार के साधनों का नाम लिख दीजिए। पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, पत्र पत्रिकाएं, टेलीविजन, कंप्यूटर और रेडियो या टेप रिकॉर्डर, इनका नाम अगर आप लिख देते हैं तो जनसंचार के साधन हो जाएंगे और आप अपने नंबर को प्राप्त कर लेंगे। 29वां प्रश्न है आपका, प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों का नाम बतलाइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कक्षा 8 से ही हम प्रदूषण पढ़ते चले आए हैं। ठीक है, तो प्रदूषण क्या है? पर्यावरण में असंतुलन को ही प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण में असंतुलन को ही हम प्रदूषण कहते हैं, या इसके अर्थ में आप लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं कि प्रकृति के स्वरूप में जब परिवर्तन होता है, तो जब हानिकारक परिवर्तन होता है तो वह प्रदूषण कहलाता है। प्रकृति के स्वरूप में जब हानिकारक परिवर्तन देखने को मिलते हैं तो वह प्रदूषण कहलाता है। और इसके प्रकारों में आप 2-4 लिख दीजिए। जल प्रदूषण लिख दीजिए, वायु प्रदूषण लिख दीजिए, मृदा प्रदूषण लिख दीजिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण लिख दीजिए, ध्वनि प्रदूषण लिख दीजिए। तो यह इसके प्रकारों में आ जाएगा। अंतिम जो प्रश्न है आपका 30वां, कि टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो धारणा से मतलब यह है कि टैगोर की विचारधारा कैसी थी। तो जब हम टैगोर को पढ़ते हैं तो मूलतः कह सकते हैं इस प्रश्न के अनुसार कि टैगोर की जो धारणा थी वह आदर्शवादी थी। लेकिन जब हम उनके शांति निकेतन को पढ़ते हैं तो यह पता चलता है कि वह प्रकृति प्रेमी भी थे, करके सीखने पर भी बल देते थे, तो वो प्रयोजनवादी भी थे। ठीक है, विज्ञान की कसौटी, विज्ञान के विषयों पर भी उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में बल दिया है, तो उनका एक दृष्टिकोण जो है यथार्थवादी था। लेकिन जब इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे कि टैगोर को किस धारणा में विश्वास था, तो आप एक ही चीज जानिए कि उन्हें सिर्फ आदर्शवाद की धारणा में ही विश्वास था। तो यहाँ पर आपका यह प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, आज हम आपके सम्मुख इन्हीं 15 क्वेश्चनों को लेकर यहाँ उपस्थित हुए थे। अगर कोई प्रश्न आपको न समझ में आया होगा तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगली कक्षा में हम 2020 में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।